सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग गुरुकुल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग लास्ट ईयर का एम्स पैरामेडिकल 2024 का, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व करने वाले होंगे। और ये पेपर आप देखेंगे सर, जो हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्या उसके कंपेरिजन में ये पेपर आपको हूबहू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। जैसे कि हम लोग फर्स्ट डे वन से ही हम लोग बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट हम लोग 8 से 10 मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले होंगे। और ये जो मॉडल पेपर होगा, इजी से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से आप बात करें सर मॉडल पेपर वन का, तो वो काफी इजी क्वेश्चन था। तो आपको इसलिए इजी क्वेश्चन रखा गया था कि आप देख सको कि भैया अगर एग्जामिनर इजी क्वेश्चन बनाते हैं तो किस लेवल तक के क्वेश्चन, कितना इजी तक के क्वेश्चन बना सकते हैं। और एम्स पैरामेडिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन की बात कर लें या फिर काफी हाई लेवल की बात करें तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मॉडरेट टाइप का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़े हो, तो आपका पेपर डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये इनका पेपर काफी डिफिकल्ट आता है, तो ऐसा कुछ देखने वाली बात नहीं होगी। अभी आप पेपर सॉल्व करोगे, देखोगे तो आपको हूबहू पता चल जाएगा सर क्या क्या ये एम्स पैरामेडिकल का पेपर जो होता है ये काफी हार्ड होता है कि इजी होता है। ठीक है, अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और एज यू नो ऑलरेडी आपको पता ही है कि सर इसमें हम 30 क्वेश्चन होगा। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अपना जो 30 क्वेश्चन है 1 to 1 करके हम एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। और आप आई होप कि मेरे क्लास में आप पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो गए होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास करेगा। और यहाँ पे जितने भी टर्म्स आपके सामने नोट डाउन करेंगे या इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने नोट डाउन करूं, या फिर किसी किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, ठीक है, तो जो भी बातें बताई जाएंगी वो अपने कॉपी में आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब ये मॉडल पेपर अपनी खत्म होगी, मान लो चलो 8 9 10 जितने भी हम लोग मॉडल पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जब आप एग्जाम से पहले या फिर अभी भी आप उसको रिवाइज करोगे तो काफी आपको अंदर से सेटिस्फाई मिलेगा कि चलो हम बायो में कुछ अच्छा कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स में अच्छा कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं। ये काम आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, अपने पास 30 क्वेश्चन है, देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन, यानी कि पुरुष के लिए नसबंदी की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या होती है। क्या ट्यूबेक्टोमी होती है, हाइपर सॉरी हिस्ट्रोटोमी होती है, या फिर वेस्कोटोमी होती है, या फिर अमाइनो सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन का क्या हो जाए, पर्सन में यानी कि मेल है, मेल का हम अगर वास्ट डिफेंस है ना, वास्ट डिफेंस क्या करते हैं, उसको कट करके टाई अप कर दे, कट कर दें, इसको क्या कर दें भैया, कट कर दें, या फिर टाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो मेल गैमिट होता है यानी कि स्पर्म होता है, वो बाहर इजैकुलेट आउट नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान। तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सर वेस्कोटॉमी का नाम देते हैं। बासा डिफेंस को कट कर रहे हैं सर, वेस्कोटॉमी कहला देंगे। अगर ट्यूब को कट कर रहे हैं, और वो ट्यूब क्या होगा सर, नोट कीजिएगा सर, फैलोपियन 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 ट्यूब को अगर कट करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो वहां पे, यानी कि ट्यूब को कट कर रहे हैं, तो वहां पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ट्यूबेक्टोमी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये फीमेल के लिए यूज की जाती है ना, फीमेल के लिए टर्म होता है, और ये किसके लिए सर, मेल के लिए। अच्छा, आप ध्यान रखो सर, अल्ट्रासाउंड होता है, और उस दौरान पहले का मतलब 5 साल 10 साल पहले अल्ट्रासाउंड के दौरान ही पता चल जाता था कि जो बेबी डेवलप कर रही है मदर के बॉडी में, तो वहां पे वो फीटस मेल है या फीमेल है, इसका अगर एग्जामिन करना होता था, तो उसको बोलते थे याला, है ना, अमाइनो सिंथेसिस। यहाँ पे जो एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है उसके माध्यम से यहाँ पे चेक आउट किया जाता था। लेकिन आज के दौर में इसको क्या कर दिया गया सर, उसको बैन कर दिया गया। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। खैर वो अलग बात है, अभी आगे क्वेश्चन आया तो उसमें हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल में जो लास्ट ईयर 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसका जो पहला क्वेश्चन था, आप यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक कर लोगे। और ये चीज आप इसको, अगर कुछ बच्चों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा क्या वाकई में इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लोग पहले का, मतलब मेरा पहले का जो वीडियो था, यानी कि 6 मॉडल पेपर ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो उसमें का अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो हूबहू उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम आपका 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये एम्स पैरामेडिकल 2024 का ही पेपर है।
है ना, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा सर यहाँ पे पेपर काफी हार्ड आता है, ऐसा मत दिमाग में थोड़ा सा मत लगाइएगा। अगला देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विच स्ट्रक्चर कंबाइन विद द सर्विक्स टू फॉर्म द बर्थ कैनाल, यानी कि कौन सी संरचना गर्भाशय ग्रीवा के साथ मिलकर जन्म नलिका यानी कि बर्थ कैनाल बनाती है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल हेड का ही क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, क्या जो सर्विक्स होता है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। आपको पता होगा सर बर्थ कैनाल हम किसे करते हैं, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, तो हम वेजाइना को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया, वेजाइना का कहते हैं। और ये देखिए ऑप्शन नंबर किसमें हमको देखने मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपका, आप बोले सर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है सर, कई दफा बता भी दिए सर, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट्स यहीं पे क्या होते हैं सर, फ्यूज होता है। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, वेजाइना। तो जितने लोग बी लगा रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और लास्ट में आप लोग बताओगे सर कमेंट बॉक्स में कि मेरा कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, ठीक है, कि सर मेरे 30 में से 28 करेक्ट हो रहे हैं, 27 करेक्ट हो रहे हैं, 30 कई बच्चों का तो 30 करेक्ट हो चल रहे हैं, यानी कि उनका तैयारी उमदा लेवल का चल रहा है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें, मादा प्रजनन पथ की बात करें, तो इसमें किस प्रकार की गति मौजूद होती है, या स्पेशली हम किसकी बात करें सर, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या एमोवियड मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, सिलेरी मूवमेंट होता है, या फिर फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं सर फेलोपियन ट्यूब की, तो वहां पे जो मूवमेंट होती है सिलेरी मूवमेंट होती है। क्या होती है सर भैया, सिलेरी मूवमेंट होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं। 4 के बाद एक चीज बताएंगे आपको, एक बात बताएंगे क्या, कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन। देख ध्यान देना, नॉट की बात की जा रही है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इतना बच्चे डर गए रहते हैं सर, एम्स का पेपर है, ये सोचिए एग्जाम हॉल में जाते हैं और बच्चे डरे हुए रहते हैं अंदर से, और उनको दिखता है क्या सर, एक्स सिचु कंजर्वेशन। और एक्स सिचु जैसे कंजर्वेशन दिखा, आप बच्चे क्या टिक कर देगा सर, क्रिप्टो, ये देखो जूलॉजिकल पार्क दिखा, बच्चा टिक करके आगे बढ़ गया। उसको दिख गया क्या, सीड बैंक, टिक करके आगे बढ़ गया। लेकिन ये गलत है। आप कभी भी आप जब भी एग्जाम हॉल में रहो, जब भी आपके सामने पेपर रहे, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से। इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी पढ़ लो, ठीक है, फिर ऑप्शन को बारीक से पढ़ो कि भैया सबसे अच्छा ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे, हमको नहीं की बात कर रहा है ना, और आप तुरंत एक्स सिचु देखे और किसी पे भी टिक लगा दी, ये बात अपनी गलत हो जाएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर सीड बैंक की बात करते हैं तो ये एक्स सिचु कंजर्वेशन होता है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये एक्स सिचु होता है। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन की बात करें तो ये भी एक्स सिचु होता है। लेकिन नेशनल पार्क जो होते हैं, है ना, वो इन सिचु कंजर्वेशन होता है। क्या होता है भैया, इन सिचु कंजर्वेशन होता है। हमको नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, नेशनल पार्क। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अच्छा एक बात और बता दें, तब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। कई बच्चे हम मैसेज भी करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किए हुए थे, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो हम पहले ही आपको बता देते थे, सर पीडीएफ आपको लेना है तो आपको बैच में मिल जाएंगे इस एम्स पैरामेडिकल के। अब ये कहाँ मिलेगा भैया, तो आपको क्या करना है सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आप नर्सिंग गुरुकुल पे जाइएगा, ठीक है, आई होप कि ऑलरेडी आपके फोन में होगा ही। वहां पे आपको एम्स पैरामेडिकल का ये आपका थंबनेल मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि भैया यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से एक मॉक टेस्ट होगा वो सबके लिए फ्री होगा, चाहे वो बैच वाला बच्चे हो या फिर परचेस किया हो या फिर नहीं किया हो, वो सबके लिए फ्री होगा। ठीक है, और टोटल मॉक टेस्ट की बात करें तो भैया 5 मॉक टेस्ट होंगे। अब सोच के देख सकते हो सर, जिस तरह आप मॉडल पेपर करा रहे हो उसी तरह आपके एग्जाम में भी पेपर देखने को मिल रहा है, और उसी के कंपेयर में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सर मेरे कितने नंबर आ रहे हैं 5 मॉक टेस्ट लगा के। ठीक है, साथ ही साथ आपको 20 प्लस मॉडल पेपर आपको हर सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा, चाहे जूलॉजी की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, है ना, इन सब में आपको
20 से प्लस मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा चीज फीचर्स आपको मिलेगा। सर प्राइस कितना होगा सर? एट द रेट आपका बता सर 149 का आपका प्राइस होगा, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जो भी पीडीएफ होगा यहीं पे मिलेगा। फिर बता दें जितना भी हम लोग पीडीएफ यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे इस पेपर का ही क्यों ना बात करें सर, पैरामेडिकल 2024 का अगर पेपर की बात करते हैं तो ये भी आपको उसी एम्स पैरामेडिकल वाले बैच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और क्या ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए नहीं थे? बोलिए एक बार हाँ या ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए नहीं थे। क्या है सर? कोलाइडल रूट्स आर द एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं सर? कोलाइडल कोलराइड्स रूट्स की बात कर रहे हैं, जो दो जीवों के बीच में जुड़ा होता है। वो कौन कौन से होते हैं? क्या पाइनस और फंजाई के बीच में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? कोलाइडल कोलराइड जड़े कहते हैं, या फिर साइकस साइनोबैक्टीरिया, है ना, फर्न्स, एल्गी, लेग्यूम्स या फिर राइजोम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलाइडल रूट्स का, तो वो हो जाएगा आपका साइकस और साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा भैया? साइकस और साइनोबैक्टीरिया के बीच के जो रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के बीच की जो एसोसिएशन होती है, उसी को हम कोलाइडल रूट्स का नाम देते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना, साइकस और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो अपने कॉपी में इसको मार्क करते चलिएगा सर, मेरा इतने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, और लास्ट में आप लोग सभी लोग बताइएगा ईमानदारी से। चलिए 6 की बात कर लेते हैं कि बाय व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर द टू यूनिट्स, है ना, व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू यूनिट्स ए एंड बी चेन ऑफ द इंसुलिन लिंक। किसकी बात कर रहे हैं सर? इंसुलिन में कितने टाइप के बॉन्ड ए और बी चेन है अगर इंसुलिन में, तो वहां पे बॉन्ड क्या होगा? अच्छा याद करो, हम आपको एक और बॉन्ड बताए थे अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे बॉन्ड आपको देखने को मिलता था, और वो बॉन्ड क्या होता था सर? पेप्टाइड बॉन्ड होता था। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसकी बात करें सर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में, है ना, डीएनए ये देखो डबल स्टैंडर्ड है, तो इनके बीच में क्या होगा सर? बॉन्ड जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली ही होती है ना। अगर हम बात करें सर, हम किसकी बात करें सर? इंसुलिन की बात करें तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है भैया? डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब इंसुलिन आया, क्या इंसुलिन से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है। सर इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है सर? पैनक्रियास से होता है। नोट कीजिएगा, पैनक्रियास से होता है। कहां से होता है सर? पैनक्रियास के बीटा सेल से होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लैंगरहैंस से होता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या करता है सर? इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, है ना, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ये बात भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 की बात कर लेते हैं। 7 है द नेसल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेयर द निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। निसल जो कणिकाएं होती हैं कहाँ मौजूद होती हैं? क्या ये एक्सॉन में होती हैं, मस्कुलर सेल मसल सेल में होती हैं, न्यूरॉन में होती हैं, या फिर स्वान सेल्स में होती हैं? तो अगर याद करो, हम पिछले जो भी हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हम न्यूरॉन के बारे में अच्छे से वहां पे डिस्कस भी किए थे, आपको याद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम निसल ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो इनकी उपस्थिति कहाँ होती है सर? न्यूरॉन के अंदर होती है। कहाँ होती है? न्यूरॉन के अंदर होती है। अच्छा, ये न्यूरॉन क्या होता है सर? यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ऐसे कर लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये बात आपको काफी ध्यान में रखनी होगी। ये किसका यूनिट होता है सर? नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है न्यूरॉन। अच्छा, यहीं पे एक और टर्म आता है एकदम सेम टू सेम, वो होता है सर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, न्यूरॉन बोला जाए तो वो नर्वस सिस्टम का है, और नेफ्रॉन बोला जाए तो ये किसका होता है सर? किडनी का होता है, किडनी का होता है ना। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कहाँ होता है सर? न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, डेंड्राइट्स और साइटोन्स के पास। कहाँ होता है सर? डेंड्राइट्स और साइटोन्स के पास। ये जो डेंड्राइट होता है ये क्या करता है सर? मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। क्या करता है सर? मैसेज को रिसीव करने का काम करता है अलग अलग रिसेप्टर्स के माध्यम से। अलग अलग रिसेप्टर से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आगे वाले न्यूरॉन से वो मैसेज को रिसीव कर रहा हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो गया सर? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 है कि मैच द कॉलम। हमको यहाँ पे क्या करना है सर? कॉलम को मैच करना है। क्या क्या अपने पास दिया सर? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थिस।
अब इसको किससे मिलाना है सर? रेडियोला है, नेफ्रीडिया है, फ्लैम सेल है, एक्सक्रीटरी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। अच्छा सोच के देखो ये सब क्या है भैया, ये सब क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें है सर? अलग अलग जो फाइलम देके रखे हैं वो उसमें होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक जैसा मिलाना है कि भैया इसमें कौन सा करेक्ट है। चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं मोलस्का से। कहां से स्टार्ट करेंगे सर? मोलस्का से स्टार्ट करते हैं। मोलस्का, मोलस्का में जो होता है वो होता है सर रेडियोला। मोलस्का में जो पाए जाते हैं वो होता है रेडियोला। आगे बात करें आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सर? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। मेल्फिगियंस ट्यूब्यूल्स, मेल्फिगियंस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अगला क्या है? एनिलिडा, एनिलिड्स। तो एनिलिड्स में क्या होता है सर? एनिलिड्स में होता है आपका एनिलिड्स में क्या होता है सर? नेफ्रीडिया, है ना? एनिलिड्स में क्या होता है सर? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। अगला क्या है सर? अगला है अपने पास प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं सर फ्लैम सेल। इसमें क्या पाए जाते हैं सर? फ्लैम सेल। अब ये देखो कहां अपना एग्जैक्ट देखने को ये मैचिंग देखने को मिल रहा है। तो आप देखो सर मोलस्का फ्लैम सेल, ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। आर्थ्रोपोडा रेडियोला नहीं, वहां पे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। एनिलिडा मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जितने लोग का सी आ रहा है उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट होगा। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टील इन प्लांट। अब देखो स्टील प्लांट में जो स्टील होती है वहां पे कौन कौन सी कंपोनेंट उपस्थित होती हैं। तो ये स्टील वाले भी क्वेश्चन आपको कई दफा कराए थे, समझाए थे भैया। जब भी स्टील की बात की जाए तो स्टील प्लांट के स्टील में क्या होता है सर? पहले होता है सर वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर सिस्टम या आप बताओ वेस्कुलर टिश्यू। हाँ चलो वेस्कुलर टिश्यू की बात कर लें। और क्या होता है सर आपका? पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल और आपका पित्त। ये तीन चीज क्या होता है यहाँ पे मिलके स्टील का फॉर्मेशन कर रहा होता है। किसका फॉर्मेशन करेगा सर? स्टील का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो ये कहाँ है सर? जाइलम फ्लोएम। चलो ये वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे हो गया ना। एपिडर्मिस कॉर्टेक्स नहीं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल तो हो सकता है लेकिन एंडोडर्मिस नहीं। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा सर। पेरिसाइकिल, वेस्कुलर टिश्यू और पित्त, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? वेस्कुलर सॉरी स्टील सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं प्लांट के अंदर। तो ये बात भी आपको काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द रीजन फॉर राइजिंग ऑफ ड्रॉप, यानी कि गूथे हुए आटे को फूलने का क्या कारण हो सकता है। अब जैसे आटा होता है गूंथ देते हैं, जैसे इडली सांभर इडली बनाते हैं लोग तो एक दिन पहले, एक रात पहले उसको गूंथ के मम्मी रख देती है ना, साउथ इंडियन वाला जो। ठीक है, अब उसको वो क्या होता है सुबह तक वो फूल जाता है, फूल जाता है। इसका मतलब ये हुआ उसमें से क्या निकला है सर? उसमें से निकला है सर CO2। उसमें से क्या निकला भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है सर? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये बात गलत है। प्रोडक्शन ऑफ CO2 ये बात अपनी सही हो जाएगी। आगे देख लेते हैं और कोई ऑप्शन अच्छा नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर नहीं भैया। प्रोडक्शन ऑफ हीट ये भी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपने यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बोल रहे थे क्या ये क्वेश्चन जो है पेपर जो है काफी ट्रिकी होता है, काफी हार्ड होता है ना। एम्स के नाम से ही आप उसको पूरा हवा बना के रख चुके हो ना, एम्स पैरामेडिकल। बाप रे बाप, एम्स है तो पेपर बहुत हार्ड बनता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। आप एनसीईआरटी पढ़े हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोई पेपर टफ नहीं है, मेरी गारंटी। और आप यहाँ से हम अभी 5 से 6 मॉडल पेपर किए हैं और आपका ये पेपर पिछले ईयर का है ना, देख लिए। आप इस पेपर सॉल्व करके बताओ भैया आपका कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यकीन मानो कि हम लोग 10 अगर मॉडल पेपर कर रहे हैं, 10 करते करते आपका इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे एनसीईआरटी से आप करके आओगे, मेरी गारंटी। 30 में से आप 25 प्लस करके आओगे, मेरी गारंटी। कुछ बच्चे तो 28-29 करके आएंगे, 30 करके आएंगे। मैं तो चाहता हूं आप 30 के 30 करके आओ सही। ठीक है, ये अपना रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA फ्रॉम द डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस, है ना। क्या बोल रहा है सर, जब भी सीक्वेंस होता है mRNA का फ्रॉम द डीएनए कोडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या होगा, क्या सेम हैज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स या सेम हैज कोडिंग स्ट्रैंड बट यू इन प्लेस ऑफ द टी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड्स या फिर कंप्लीट डिफरेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यू के प्लेस पे हम वहां पे टी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना, सेंटर डोग्मा का इस पे से ध्यान रखना सर, डीएनए से डीएनए बन जाता है, डीएनए से डीएनए बन जाता है, इस प्रोसेस क्या कहते हैं सर, रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। अपनी कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनए से आरएनए बनाई जाए, डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन कराई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं सर, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर आरएनए से क्या बनाई जा रही है सर, प्रोटीन बनाई जा रही है, क्या बनाई जा रही है सर, प्रोटीन बनाई जा रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी ध्यान दीजिए, डीएनए से आरएनए बनाया है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसी को क्या कहते हैं सर, सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा, जब भी ये ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सर, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या कहलाता है सर, डीएनए कहलाता है। क्या होता है सर, डीएनए, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है सर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म आरएनए, है ना, आरएनए का सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है सर आपका आरआरएनए, आरआरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, राइबोसोमल आरएनए, है ना। ये बात भी आपको काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। सर ये कितने परसेंट का होता है सर, 80% होता है। कितना होता है भैया, 80% होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और कौन कौन से आरएनए होते हैं, तो आरएनए 3 टाइप के होते थे। एक हो गया सर आपका आरआरएनए, एक होता है सर आपका टीआरएनए, और एक होता है सर आपका एमआरएनए, है ना, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो हम राइबोसोमल की बात करें तो 80 होता है, टीआरएनए की बात करें तो ये 15% पाए जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए कितना होता है सर, मैसेंजर आरएनए 5%। तो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में कौन होगा सर, आरआरएनए होता है। ये बात आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन होमोपॉलीमर। अब देखो यहाँ पे नॉट दिया है, तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा नॉट को। क्या है सर, होमोपॉलीमर नहीं है। क्या काइटिन, ग्लाइकोजन, कोलेजन, इंसुलिन। तो इंसुलिन तो हम होमोपॉलीमर तो होता है भैया, इंसुलिन होता है, काइटिन भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है, लेकिन कोलेजन ये आपका होमोपॉलीमर नहीं होता। ये बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होमोपॉलीमर नहीं होता। चलिए, काइटिन किसकी कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, फंजाई की। फंजाई की अगर बात करते हैं तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है काइटिन की होती है ना, काइटिन की होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 13 पे। 13 है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनपीपी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सर जीपीपी माइनस आर। जीपीपी माइनस आर होता है। अब ये देखो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा कि सर एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो 13 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 पे आ जाते हैं सर। क्या है 14 अपने पास, 14 है कि विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज ऑपराइट। अब देखो आई थिंक मॉडल पेपर 5 या 6 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन था और वहां पे हम डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी किए थे फ्लो चार्ट बना के। याद आ रहा है कितने लोग को? अब लोग बोले भैया वो तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं और आपके सामने ये पेपर रखा गया। आप किसी का भी बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल को देख लेना, लास्ट ईयर का सर्च करके आपको यही सब पेपर देखने को मिलेगा एम्स पैरामेडिकल का। ठीक है, अब नाम तो बताएंगे नहीं, आप सर्च करके देखना, बस यूट्यूब पे कर देना, आईटी पे कर देना एम्स पैरामेडिकल 2024 आंसर शीट क्वेश्चन पेपर, है ना, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा।
और यकीन मानो यही क्वेश्चन आपको इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कई दफा बता भी चुके हैं। चलो 14 की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड होता है जो कि ऑलवेज अपराइट होता है। आपको क्या बताया सर, 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। एक होता है सर पिरामिड ऑफ बायोमास, बताए थे कि नहीं बताया था, बताओ, बायोमास। एक होता है सर नंबर, और एक होता है सर एनर्जी, मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो सकता है, अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषम है। क्या है सर, जियाटीन है, काइटीन है, IAA है, और जिब्रेलिन है। तो अगर हम बात करें इसमें ऑड वन क्या है, तो आपका इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि ये क्या है, एक तरह का ऑक्सीन है ना, ये एक तरह का ऑक्सीन हार्मोन है, ठीक है। और कैरेटिन प्रोटीन आप सुने होंगे सर, हेयर और नेल्स में पाए जाते हैं, तो ये एक तरह का हार्मोन है। तो यही अपना क्या हो जाएगा सर, ऑड वन यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 पे। 16 है कि व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग टू द सिमिलर फंक्शन। अब सोचिए, देखो भैया इससे भी इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, इतना इजी क्वेश्चन क्या एम्स पैरामेडिकल में पूछा गया। हाँ भैया इतना इजी का क्वेश्चन पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, हल्का सा समझोगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को शब्द क्या प्रयोग करते हैं, यानी कि सेल की ग्रुपिंग को क्या कहते हैं। भैया देखो कितना इजी पूछा गया, सेल है, सेल की ग्रुपिंग क्या कर देते हैं सर, टिश्यू कह देते हैं। अगर टिश्यू की ग्रुपिंग हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं सर, ऑर्गन कह देते हैं। अगर ऑर्गन की ग्रुपिंग हो जाती है तो ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं, है ना, यही था ना, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब एक मिल जाती है तो ऑर्गेनिज्म हो जाती है, और कई सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन हो जाते हैं, है ना, पॉपुलेशन। और कई सारे पॉपुलेशन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो कम्युनिटी हो जाती है, और कई सारी कम्युनिटी जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है ना, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 है कि व्हाट डज द डब साउंड ऑफ द हार्ट इज ओरिजिनेट। अब ये जो डब साउंड ओरिजिनेट हो रहा है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस वॉल के ओपनिंग या फिर क्लोजिंग से होता है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है सर, जो बाई कैप्सिड वॉल है और ट्राई कैप्सिड वॉल है, ये जब क्लोज होते हैं, है ना, बाई कैप्सिड खुलना और बंद होना की वजह से यहाँ पे लब और डब साउंड का क्रिएशन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जो डब साउंड क्रिएट हो रहा है, अब यहाँ पे हो सकता था आपका लब साउंड भी दे देता। तो आप दोनों की बात करें, चाहे लब की बात करें या फिर डब की बात करें, तो दोनों कंडीशन में क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वॉल की हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन ये इसके साथ अगर बाई कैप्सिड ट्राई कैप्सिड वॉल भी दे देता तब ना कुछ ऑप्शन और भी सोने पे सुहागा हो जाता है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेमी ल्यूनर वॉल। चलो आगे बढ़ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 पे। और 18 क्या रहने वाला है सर, देखो अब इतना इजी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी से क्वेश्चन पूछा गया, ब्रीदिंग से। देखो ब्रीदिंग से कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो कंटेंट अमाउंट होता है, वैल्यू होता है, वो कितने होते हैं। क्या 500 ml होता है, 1000 से लेकर 1100 ml होता है, 1100 से 1200 ml, या 2500 से लेकर 3000 ml। तो ये होता है, हम बात करें सर ERV का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है सर, 1000 से लेकर 1100 होता है। तो ये जो डाटा है एनसीईआरटी में बना के रखी हुई है, ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो 19 की बात करेंगे। क्या है सर 19 अपने पास कि 19 है फ्रॉम वेयर द ANF। अब ANF क्या है भैया, किस चिड़िया की नाम है, किस चिड़िया का नाम है सर, आर्ट्रियल न्यूरा नेट्री यूरेटिक फैक्टर, है ना, नेट्री यूरेटिक फैक्टर ANF। अब ये जो ANF का काम क्या होता है, ये क्या करता है सर, जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आर्ट्रिया से इसको सिक्रेट किया जाता है कि ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज किया जाए, है ना, हाई BP हो जाता है उस कंडीशन में। तो देखो ये कहाँ भैया, कहाँ सिक्रेट होगा सर, आर्ट्रिया सिक्रेट होगा,
क्या करेगा सर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ना कि इंक्रीज करने के बाद। किडनी से यहाँ पे कोई बात नहीं है, लीवर से कोई बात नहीं है, वेंट्रिकल से भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टरिया से सिक्रीट हो रहा होता है और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। कौन, ANF, ठीक है। ANF की बात हम यहाँ पे करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 20 पे। 20 अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू एंटीनल ग्लैंड्स फंक्शनल, which of the following animal do the antennal gland function to the excretory organ। देखो excretory organ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या है सर, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, प्रॉन, प्लेनेरिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका एंटीनल ग्लैंड की, ठीक है। तो एंटीनल ग्लैंड पे अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो वहां पे क्या होगा सर, प्रॉन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो 21 देख लेते हैं सर, अरेंज द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमको जो भूवैज्ञानिक कालक्रम है उसको सही रूप से व्यवस्थित करना है। तो जुरासिक, ट्रायसिक, ये अपना ये गलत हो जाएगा, ट्रायसिक पहले नहीं आएगा, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, है ना, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, हाँ ये अपना स्टेटमेंट क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जुरासिक और ट्रायसिक ये गलत हो जाएगा, प्रीमियंस जुरासिक है ना, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी अपने यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा 21। चलो 22 पे देख लेते हैं सर, लगे हाथ। 22 है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, है ना। एंडो मेम्ब्रेन जो सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होगा भैया, यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे जो होता है सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। फिर आपका क्या होगा सर, गोल्जी बॉडी होंगे, गोल्जी बॉडी होंगे, फिर होंगे सर लाइसोसोम, लाइसोसोम होंगे, और फिर आपका वैक्यूल्स होंगे। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके क्या बना रहे होते हैं सर, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाते हैं सर 23 पे। 23 अपने पास कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जीएमओ जो होता है ना, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव को, जीएमओ का क्या लाभ होता है। अब जब भी हम क्या कहते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसके पीछे का क्या रीजन क्या होगा, हमको बेनिफिट प्रोवाइड हो, है ना, हाई अमाउंट में बेनिफिट हो। इसके पीछे का रीजन ये होना चाहिए, व्हेन इंक्रीज द यील्ड। क्या हमको केवल और केवल क्या उपज को वृद्धि करना है, इसके लिए हम करते हैं। लेकिन इस कंडीशन टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। वनली द पेस्ट रेजिस्टेंस, केवल कीट प्रतिरोधक के लिए, ये बात अपनी यहाँ पे गलत हो जाएगी, उतना अच्छा यहाँ पे नहीं है। फिर आगे बात करें, क्या इंक्रीज द यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस द इन्वायरमेंट स्ट्रेस, ये बात अपनी यहाँ पे ठीक लग रही है। वनली द बेटर टेस्ट, ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। 24 देख लेता है। 24 है इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको बोलते हैं, जेफरी साहब, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ द एंजाइम टेक पॉलीमरेज। अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, वहां पे जो एंजाइम है टेक पॉलीमरेज, इसका काम वहां पे या कह लें उसका रोल क्या होता है यहाँ पे, टू अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। क्या डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है उसको खोलने के लिए होता है, या टू एड द न्यूक्लियोटाइड टू द थ्री एंड ऑफ द प्राइमर, या फिर हम बोल रहे हैं प्राइमर के तीसरे सिरे पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए होता है, या कट द डीएनए द स्पेसिफिक साइट, क्या डीएनए को कट करने के लिए होता है, या फिर ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट। इसमें से कोई ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं, और कहाँ पे, 3' पे। कहाँ ऐड कर रहे हैं भैया, 3' पे इसको ऐड कर रहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 24 का बी। चलिए आते हैं सर 25 पे। 25 अपने पास
कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि इसमें से निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा, है ना, प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है। क्या है? इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम द वैक्सीनेशन, जो हम वैक्सीनेशन के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से सहायता से विकास करते हैं, विकसित करते हैं प्रतिरक्षक, इसको हम बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। क्या इम्यूनिटी? दूसरा है सर इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम द इंफेक्शन, कोई हमको संक्रमण हो गया जैसे कोविड हो गया और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी प्रतिरक्षा उसके लिए डेवलप कर रही है, विकास कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्टिव का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे लोगों को कोविड होता था, अब कोविड जिस पर्सन को हल्का हल्का ठीक हो रहा है तो उसका प्लाज्मा लेके उसको क्यों इन्फेक्टेड पर्सन में उसको इंसर्ट करा दिया जाता था, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक्टिव का एग्जाम्पल होगा। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं इम्यूनिटी ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि मम्मी से बच्चे में जो प्रतिरोधक क्षमता जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो कंडीशन होता है ये पैसिव का होता है। ये किसका होता है सर? पैसिव का होता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं सर, इम्यूनिटी एक्वायर्ड द इंजेक्टेड रेडीमेड एंटीबॉडी, जैसे हम कोविड-19 कोविशील्ड वैक्सीन ले लेते हैं, ये भी आपका वैक्सीनेशन ही तो है, वैक्सीनेशन है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं सर? एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मम्मी से बच्चे में जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है सर? पैसिव कंडीशन का होता है। 26 बात कर लेते हैं कि विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं सर? बटरफ्लाई की विंग्स और बर्ड्स की विंग्स का किसका एग्जाम्पल होता है? अच्छा सोच के देखो, विंग्स है तो विंग्स का काम क्या होगा भैया? विंग्स का काम क्या होगा सर? उड़ने का काम होगा, उड़ने का काम होगा, ठीक है। लेकिन इसका यानी कि बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करें और हम बटरफ्लाई की बात करें, तो दोनों में अगर विंग्स है तो काम तो एक ही होगा भैया, उड़ने का। लेकिन इनका जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन होगा वो क्या होगा सर? अलग हो जाएगा। ये क्या होगा सर? डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि हम एक बात क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन जो है वो सेम है, फंक्शन सेम है, और बट क्या है सर? यहाँ पे ओरिजिन जो है वो डिफरेंट, ओरिजिन जो है डिफरेंट है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या है भैया? ऑप्शन नंबर बी में अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि फंक्शन तो इसका सेम है लेकिन इसके जो ओरिजिन हो रही है वो काफी डिफरेंट है। अब जैसे हम बटरफ्लाई की बात करें, उसका थर्ड जो थोरेसिक एरिया होता है ना, थर्ड मेटामेरिक एरिया, वहां से इसकी अरेंजमेंट हो जाती है आई थिंक। तो वो क्या है सर? अब बर्ड में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्या हो सर? ओरिजिन अलग हो गई। चलो आगे बात कर लेते हैं सर 27 पे। 27 in the ecosystem, the process of breakdown of the complex organic matter into the inorganic substance like the CO2 and the nutrients is called, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जटिल कार्बन पदार्थ के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्व जैसे अकार्बनिक पदार्थ में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं यानी खनिजीकरण कहते हैं, या फिर डिकम्पोजिशन अपघटन कहते हैं, या फिर कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं? क्या हो रहा है सर? ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर किसमें टूट रहा है सर? टूट रहा है सर ये CO2 में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं सर? डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। जैसे कोई जानवर है, मर गया है, और उसकी बॉडी क्या हो रही है सर? डिकम्पोज हो रही है, सड़ रही है। तो वो सड़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जाहिर सी बात है। उसके बॉडी से न्यूट्रिएंट निकलेंगे, साथ ही साथ उसके बॉडी से पानी भी निकल रहा होगा। तो अपना ये क्या प्रोसेस होता है सर? डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। और डिकम्पोजिशन को कराने के लिए किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? तो वो होती है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। किसकी होती है भैया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 पे। 28 है कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट द सेंट्रल वॉल डेवलप्स इनटू। अब देखो क्या कर रहा है सर? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट में जो सेंट्रल वॉल होता है उसकी डेवलपमेंट किस में हो जाती है? ये चीज आपको यहाँ पे बताना है, ये चीज आपको यहाँ पे अब बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर आता है। लेकिन उससे पहले ये जानिएगा सर, हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। और एंडोस्पर्म में क्या होता है सर? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाला कंडीशन होता है। एंडोस्पर्म में 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाला कंडीशन होता है। बस एक सेकेंड, है ना? तो यहाँ पे नोट करते चलिए, चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे जब भी हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर? 7 सेल होता है, 7
सेल होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होता है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट किससे बिलोंग करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं सर? ये बिलोंग करते हैं सर एंजियोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। अब पूछा जा रहा है सर, जब भी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी बात करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा फ्लावरिंग प्लांट में, तो जो सेंट्रल सेल होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं सर एंडोस्पर्म में, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाला था। अच्छा, यहाँ से एंडोस्पर्म से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको पता है? पूछा जाता है सर हाईली न्यूट्रिटिव में किस में पाया जाता है? हाईली न्यूट्रिटिव, ये होता है सर कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, जो क्या होता है सर हाईली न्यूट्रिटिव इन नेचर का होता है एंडोस्पर्म, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, और ये एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म का। 29 देख लेते हैं और 30 की 29 है अपने पास कि विच हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड इज टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी टेस्ट किट, है ना। क्या कर रहा है सर? प्रेगनेंसी को टेस्ट करना है, तो उस दौरान किस हार्मोन की उपस्थिति होगी कि भैया ये जो फीमेल है प्रेग्नेंट है ना। क्या कह लें, कब ये को पता लगना है सर? अर्लियर स्टेज, प्रेगनेंसी के एकदम अर्लियर स्टेज में, ठीक है, मंथ, फर्स्ट मंथ में हम इसकी बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे किस हार्मोन की उपस्थिति हमको देखने को मिलता है? तो वो होता है सर ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, है ना। HCG की हम बात करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट कहीं ना कहीं हो रहा होता है। अच्छा, यहीं पे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं, जिसको LH हार्मोन बोलते हैं। इसका सिक्रीशन जो होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यूटिलाइजिंग हार्मोन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम इन द ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। अब ये जो डाउन सिंड्रोम होता है एक तरह जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये कहाँ किस क्रोमोसोम पे हमको देखने को मिलता है? क्या ट्राइसोमी देखने को मिलता है 21 पे क्रोमोसोम पे, मोनोसोमी 21 पे, ट्राइसोमी विद द एक्स क्रोमोसोम, या फिर मोनोसोमी विद द एक्स क्रोमोसोम। तो अगर ट्राइसोमी एक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये तो होगा नहीं, मोनोसोमी की बात करेंगे नहीं, हम ट्राइसोमी की बात करते हैं सर क्रोमोसोम नंबर 21 पे। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है कोई ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डाउन सिंड्रोम का हिस्सा हो जाता है। तो ये था अपना आज का 30 क्वेश्चन, जो कि एम्स पैरामेडिकल 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये पेपर आपके देखने को था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर 30 में से मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगर ये हुआ रहता, अगर लास्ट ईयर में आप बैठे रहते, तो आप कितना यहाँ से करेक्ट करके आते। और जितना मॉडल पेपर हमने सॉल्व किए हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपका इस पेपर में हमसे मिल रहा था, है ना। उस पेपर से, इस पेपर से मॉडल पेपर जितना भी हमने सॉल्व किए हैं और आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमको लगता है कि 70 से 80% का जो भी कंटेंट होगा वो आपके पेपर से ही आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। और चाहते हो कि सर इसको हम और अच्छे से प्रैक्टिस करें, पीडीएफ कहां से लें? तो आप सबसे पहले जितने पुराने बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप नर्सिंग गुरुकुल पे जाइएगा, वहां पे आपको एम्स पैरामेडिकल का ये थंबनेल मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की पैकेज मिलेगी 149 में, जहां पे आपको चाहे आप बैच परचेस की हो या फिर ना की हो, आपको एक मॉक टेस्ट पेपर आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और टोटल जिसमें से 5 मॉक टेस्ट हैं, तो बाकी के 4 जो पैड वाले बच्चे होंगे उनको मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। और साथ ही साथ हर को सब्जेक्ट का आपका 20 से 25 आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ आपको इसी बैच में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ से आंसर शीट भी आपको है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। मैं आपसे उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि आपके 27 28 तक कई बच्चों को जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 30 तक पहुंचा देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ हम चलेंगे 25 प्लस का। और कमेंट बॉक्स में सबका आना चाहिए आंसर, रिस्पॉन्स कि सर मेरा कितना आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना है।
और साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें आपको कंप्लीट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सर क्लास कब लाइव हो रही है, कब अपलोड हुई बैच में या फिर आपके वाईटी चैनल पे, नर्सिंग गुरुकुल पे, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जितने बच्चे अभी तक जुड़े थे सभी लोग क्लास में को लाइक लगा दें, क्लास में अटेंडेंस अपना अपना लगा देंगे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर 7 में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।